हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 23वां वीडियो है। इस वीडियो के तीनों रूब्रिक्स फियर ऑफ डेथ इन पैरालिसिस, वीपिंग इन पैरालिसिस और डिस्पेयर इन पैरालिसिस डॉक्टर नर की रेपर्टरी से लिए गए हैं और इनमें सिर्फ कॉस्टिकम दवाई दी गई है। नई रेपर्टरीज ने इन रूब्रिक्स में और भी दवाइयाँ ऐड की हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कॉस्टिकम को इस रूब्रिक के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा। पैरालिसिस या पैरालाइज ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बीमारी, जहर या चोट के कारण इंसान के पूरे शरीर में या सिर्फ एक हिस्से में सेंसेशन या मूवमेंट या फिर दोनों फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं। अब पेशेंट को अफेक्टेड पार्ट में कुछ भी महसूस नहीं होता है और इसलिए वो उस हिस्से को अपने मसल्स द्वारा मूव भी नहीं कर सकता। मतलब पेशेंट चाहकर भी लकवाग्रस्त पार्ट को अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता और मनचाहा काम भी नहीं कर सकता। फियर फियर में इंसान को किसी स्पेसिफिक बात का डर होता है। डेथ इस शब्द का मतलब है मौत या मृत्यु, जिसमें इंसान के सारे फंक्शंस का पूरी तरह और हमेशा के लिए अंत हो जाता है। ये एक कंप्लीट, परमानेंट और इरिवर्सिबल एंड ऑफ लाइफ है और इसलिए मृत्यु के बाद इंसान को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। वीप या वीपिंग इस शब्द का मतलब है रोना या आंसू बहाना। जब तक व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है तब तक वो आसानी से भावुक नहीं होता, लेकिन जब इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है तो खुशी या दुख के कारण उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वीपिंग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान के जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इस इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण पेशेंट रो पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आंसू दूसरों को भी नज़र आएं। डिस्पेयर इस शब्द का मतलब है हताश और निराश होकर सारी उम्मीदें और कोशिशें छोड़ देना। पेशेंट को यही लगता है कि वो कितनी भी कोशिश करे उसकी कंडीशन कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो इन तीनों रूब्रिक्स का लिटरल मीनिंग ये है कि जब कॉस्टिकम पेशेंट को लकवा मारता है तब उसे मौत का खौफ महसूस होता है, वो रोने लगता है और पूरी तरह से निराश हो जाता है। लेकिन इन रूब्रिक्स का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जब कॉस्टिकम पेशेंट की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां वो चाहकर भी कुछ फील नहीं कर सकता या कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, तब उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ उसने अचीव किया है वो सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पेशेंट भावुक होकर रोने लगता है और होपलेस हो जाता है। एग्जाम्पल 1। 60 साल के मेल पेशेंट को स्ट्रोक के इलाज के लिए उसके फैमिली मेंबर्स ले आए और उन्होंने बताया कि 3 महीने पहले पेशेंट का बीपी बहुत हाई हो गया था और तब से उन्हें राइट साइड में लकवा मार गया है। अब उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्लियरली बात नहीं कर सकते। पेशेंट की हिस्ट्री लेने पर वो सबसे पहले बोला, डॉक्टर मैं मरना नहीं चाहता, कुछ भी करो लेकिन मुझे मरने से बचा लो। इस लकवे के कारण मेरे बिजनेस को अब मेरा बेटा संभाल रहा है, लेकिन वो सिर्फ खुद का फ़ायदा देखता है, जबकि मैंने हमेशा वर्कर्स का भी ख्याल रखा है। मेरा बेटा बोलता है कि हमको जो मुनाफा हो रहा है उसका एक हिस्सा बोनस के रूप में वर्कर्स को क्यों दें, जबकि मैंने हमेशा अपने वर्कर्स को अपने परिवार का हिस्सा माना है और इसलिए हर साल उन्हें बोनस भी दिया है। अब मुझे उनकी फ़िक्र होने लगी है कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरे बाद उन वर्कर्स और उनके परिवारों का क्या होगा। साथ ही अब मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बेटे की इस खुदगर्जी के कारण मेरा बरसों की मेहनत से एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस ख़त्म ना हो जाए। बिजनेस सेटअप करना और रेपुटेशन बनाना इतना आसान नहीं होता है और एक बार किसी का भरोसा आप पर से उठ जाता है
फिर उस विश्वास को दोबारा हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरी इस बात को लेकर मेरे बेटे के साथ कहासुनी हो जाती है, तब मुझे गुस्सा आता है और मैं बेटे को बद्दुआ देने लगता हूँ कि उसकी ऐसी हरकत से बिजनेस बर्बाद हो, उससे पहले ही वो कहीं जा मरे। मेरे वर्कर्स के साथ किसी भी तरह की ज्यादती मैंने आज तक कभी बर्दाश्त नहीं किया हूँ, लेकिन मेरी इस कंडीशन ने मुझे दुखी कर रखा है। इसके बावजूद मैंने अपने यूनियन लीडर को कहा है कि वो और बाकी सारे वर्कर्स मिलकर हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएं और इस बात की शिकायत करें ताकि मेरे बेटे को अच्छा सबक सिखाया जा सके। अब इस हाई बीपी के कारण डॉक्टर ने नमकीन और तले हुए खाने से भी मना किया है। मैं मेरी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। ये कैसी लाइफ है। अपने इस हाल पर मुझे रोना आता है। जब आप अपना मनचाहा खाना नहीं खा सकते, कहीं आ जा नहीं सकते और अपने बेटे को गलत काम करने से रोकने में भी नाकाम हो जाएं, तो फिर ऐसे में मरीज को ठीक होने की उम्मीद कहाँ से जागेगी। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरा एलोपैथिक इलाज चल रहा है लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं इस इलाज से क्या होता है। तो इस केस में सबसे पहले ही लकवाग्रस्त पेशेंट ने कहा कि वो मरना नहीं चाहता है। साथ ही उसे इस बात का डर है कि कहीं उसका बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। ये सिर्फ बिजनेस फेलियर का डर नहीं है, बल्कि एक परमानेंट और कंप्लीट एंड होने का डर है, क्योंकि डेथ इरिवर्सिबल होती है और पेशेंट अपने बेटे को गलत काम करने से रोक भी नहीं पा रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, फियर ऑफ डेथ इन पैरालिसिस। पेशेंट ने अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को भी अपने परिवार की तरह समझा है, इसलिए पेशेंट को ये लगता है कि यदि वो मर गया तो फिर इन लोगों का क्या होगा। तो ये रूब्रिक है, एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली। हाई बीपी के कारण पेशेंट पर कई तरह के डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अब पेशेंट चाहकर भी अपनी पसंद की चीज़ें खा नहीं सकता। यहाँ इस डिजीज स्टेट ने पेशेंट को लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों तरह से पैरालाइज्ड कर दिया है। इसलिए ये रूब्रिक है, वीपिंग इन पैरालिसिस। इसी तरह पेशेंट को ये लगता है कि इस लकवाग्रस्त स्थिति के कारण वो पूरी तरह से उदास और निराश हो गया है। तो ये रूब्रिक है, डिस्पेयर इन पैरालिसिस। बेटे के साथ झगड़ा करते समय पेशेंट गुस्से में अपने बेटे को श्राप देता है। तो ये रूब्रिक है, कर्सिंग स्वेरिंग डिजायर्स विथ एंगर। पेशेंट ने अपनी फैक्ट्री में किसी भी वर्कर के साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया है। इसी तरह पैरालाइज्ड होने के बावजूद भी पेशेंट ने यूनियन लीडर को वर्कर्स के साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ने के लिए कहा है। तो ये रूब्रिक है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। फाइनली पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई कर रहा है, ये सोचकर कि फ़र्क हुआ तो ठीक है। ये बिहेवियर जुए की तरह है जिसमें इंसान अपना लक आजमाता है। इसलिए ये रूब्रिक है, गैम्बलिंग पैशन फॉर गैम्बलिंग। एग्जाम्पल 2। 50 साल का मेल पेशेंट बोला, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है और उसके लिए मैं इन्हेलर यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ 2 इन्हेलर्स कैरी करता हूँ। कभी दमे के अटैक के वक्त एक इन्हेलर यूज़ करते हुए ख़त्म हो गया तो दूसरा काम आ जाएगा ना। वैसे अब तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। एक्चुअली डॉक्टर, मेरी हमेशा से ऐसी ही आदत रही है। फाइनल एग्ज़ाम्स के वक्त भी मैं अपने हॉल टिकट की 5 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ बनाकर रखता था। एक मेरे कबर्ड में रखता था, दूसरे मॉम डैड के रूम में जो ड्रॉर है उसमें रखता था, और 3 कॉपीज़ में से एक एक कॉपी अपने 3 पड़ोसियों को देकर रखता था, ताकि अगर ओरिजिनल खो जाए तो मेरे कबर्ड वाली काम आ जाए, वो नहीं हो तो पेरेंट्स वाली, और वो भी ना हो तो पड़ोसियों वाली कॉपी काम आ जाएगी। फिर पेशेंट बोला, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्टैंडर्ड 9th और 10th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेजेस में ही अच्छा हो।
कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं और अगर उन्हें सही कोचिंग दी जाए तो मुमकिन है कि वो अगले MS धोनी या नीरज चोपड़ा की तरह एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनकर देश का नाम रोशन करें। इसी तरह एक दिन मैं अपनी क्लास में थोड़ी देर से पहुंचा और मैंने देखा कि एक लड़का किसी हीरो की बहुत अच्छी मिमिक्री कर रहा है। क्लास के बाद मैंने उस लड़के से बात किया और मुझे पता चला कि वो और भी हीरोज़ की नकल करने में माहिर है। इसलिए मैंने इस लड़के को एनुअल डे पर लोगों के सामने मिमिक्री परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार किया। आज वो लड़का इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने मिमिक्री वाले कॉमेडी वीडियोस के जरिए महीने के लाखों रुपए कमाता है। इसीलिए ओपन डे के दिन भी मैं कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को उनकी एबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ और फिर उन्हें करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि बच्चा रट्टू पोपट बनने के बजाय अपने असली टैलेंट के ज़रिए एक सफल इंसान बने। मुझे नहीं पता कि मुझ में ये खूबी कहाँ से आई है, लेकिन हाँ, मैं स्टूडेंट्स के टैलेंट को पहचान सकता हूँ। इस पर पेशेंट की वाइफ बोली, जी हाँ डॉक्टर, पेशेंट के कई स्टूडेंट्स जो आज अच्छी पोस्ट्स पर हैं, इनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए हमारे घर आते हैं और धन्यवाद के रूप में तोहफे भी दे जाते हैं। फिर पेशेंट बोला, मेरे स्कूल में अक्सर टीचर्स की सैलरीज़ को लेकर इश्यूज़ रहते थे, तो मैं उसमें भी प्रिंसिपल से भिड़ जाता था। 3 बार मेरी मैनेजमेंट के साथ भी इन बातों को लेकर कहा सुनी हुई। लेकिन एक दिन जब प्रिंसिपल ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया कि मैंने एग्ज़ाम पेपर लीक करवाया है और उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स ने पैसे दिए हैं, तो डॉक्टर आपको यकीन नहीं होगा, 50 टीचर्स में से एक ने भी मेरी तरफदारी नहीं की। मैंने तो कहा कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे और बेबुनियाद हैं, लेकिन सारे टीचर्स चुपचाप खड़े रहे। प्रिंसिपल की डांट और जॉब से निकाले जाने का डर इतना था कि किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस बात ने मुझे हर्ट किया कि जिन टीचर्स के हक के लिए मैं आज तक लड़ता रहा, उन्हें न मेरा दर्द महसूस हुआ और ना ही उन्होंने मेरे फेवर में कुछ कहा। कहते हैं तुमने सबकी भलाई का ठेका ले रखा है, हम लोगों ने नहीं। डॉक्टर, उस वक्त और आज भी मुझे इतना रोना आ रहा है कि क्या बताऊं कि ये कैसे लोग हैं। मैंने इनके लिए इतना किया और इन्होंने मुझ पर लगाए इल्ज़ामों पर उफ तक नहीं किया। जो ऐसे वक्त में मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, उनसे फ्यूचर में भी मदद की उम्मीद करना बेकार है। मैंने तो प्रिंसिपल को भी सुनाया और अब मैंने ये मामला टीचर्स एसोसिएशन को भी रिपोर्ट किया है कि वो लोग इंक्वायरी करें। मुझे खुद को निर्दोष साबित करना है और मैं ये भी चाहता हूँ कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज हो। अब तो अक्सर रात को मुझे कई बातें याद आती हैं कि कैसे प्रिंसिपल ने मेरे बजाय मेरे लेस डिज़र्विंग कलीग को दोनों सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम पेपर्स सेट करने का काम सौंपा और मुझे सिर्फ यूनिट टेस्ट पेपर्स सेट करने को कहा। कैसे मेरे बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए घर से पैसे चुराए और फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया था। ये सारी दुख भरी बातें याद आती रहती हैं। मुझे यही लगता है कि अगर मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता रहा तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ एसोसिएशन के फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना ये जॉब छोड़ दूँगा। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने सुना है कि होम्योपैथी में अस्थमा के लिए ऐसी दवा है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इस केस में पेशेंट अपने साथ एक की जगह 2 इन्हेलर्स रखता है और अपने हॉल टिकट की मल्टीपल कॉपीज़ अलग अलग लोगों को देता है। मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सावधानी बरतता है कि कब क्या हो जाए। इसलिए ये रूब्रिक है, कॉशियस एंशियसली। ये टीचर अपने स्टूडेंट्स की खूबियों को न सिर्फ अच्छी तरह से पहचानता है, बल्कि उसे ये भी पता है कि कौन से बच्चे को फ्यूचर में कौन सा करियर चुनने पर कामयाबी मिलेगी। इसलिए पेशेंट बच्चे के टैलेंट पर ख़ास ध्यान देता है और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। पेशेंट के पास उसके पुराने स्टूडेंट्स भी गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। तो ये रूब्रिक है, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड फॉर। एग्रीकल्चर मतलब खेतों में लाभदायक और खाने लायक फसल उगाने, यानी फार्मिंग का साइंस। इस विज्ञान में एक किसान को ये मालूम होता है कि अलग अलग फसल उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है और कौन से मौसम, कितनी धूप और कितने पानी में एक पौधा सबसे अच्छी तरह ग्रो करेगा।
तो इस केस में भी पेशेंट एक किसान की तरह अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें। एप्टीट्यूड का मतलब है ऐसी खूबी जो आप में पहले ही से मौजूद हो, यानी ये एबिलिटी आपने किसी से सीखी नहीं है, बल्कि ये आपका अपना इनहेरेंट यानी पैदाइशी गुण है। और इस विशेष खूबी के कारण जब आप अपना मनपसंद काम करते हो तो उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से अक्सर बहस करता रहता है और उसने प्रिंसिपल के खिलाफ हायर अथॉरिटीज से भी शिकायत की है। अब वो फाइनल वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहा है। तो ये रूब्रिक है क्वारलसमनेस, स्कोल्डिंग, लिटिजियस। लिटिजियस का मतलब है लॉ सूट फाइल करना, यानी अदालत में किसी के खिलाफ मुकदमा लड़ना ताकि कोर्ट सही फैसला करे और केस फाइल करने वाले को इंसाफ मिल सके। लेकिन ये शब्द सिर्फ कोर्ट कचहरी के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसी किसी भी अथॉरिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसके पास जस्टिस प्रोवाइड करने की पावर है और जो दोषी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। जब पेशेंट पर गलत आरोप लगाए गए तब उसने देखा कि जिन लोगों के लिए वो आज तक लड़ता रहा उनमें से किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। मतलब इन लोगों ने ना पेशेंट का दर्द फील किया और ना ही उसके पक्ष में कुछ कहा। यहाँ पेशेंट खुद पैरालाइज्ड नहीं है क्योंकि उसने तो आर्ग्यू किया, लेकिन उसके आसपास के लोगों का रिएक्शन पैरालाइज्ड व्यक्तियों जैसा था और इसलिए पेशेंट को रोना आ गया। तो ये रूब्रिक है वीपिंग इन पैरालिसिस। इसलिए पेशेंट को ऐसे लकवाग्रस्त व्यक्तियों से मदद की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रूब्रिक है डिस्पेयर इन पैरालिसिस। रात के समय पेशेंट को अक्सर पुरानी दुखद घटनाएं याद आती हैं। तो ये रूब्रिक है ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअग्रीएबल अकरेंसेस एट नाइट। अब पेशेंट को ऐसे पैरालाइज्ड लोगों के बीच रहने से डर लगने लगा है क्योंकि पेशेंट को लगता है कि जो मेंटल क्वालिटीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो कहीं पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाएं। यहाँ पेशेंट फिजिकल या शरीर से मर जाने की बात नहीं करता, बल्कि मेंटली डेड होने से डरता है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ डेथ इन पैरालिसिस। फाइनली पेशेंट ऐसी होम्योपैथिक दवा चाहता है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे, यानी डिजीज़ का नामो निशान मिटा दे। तो ये रूब्रिक है किल डिज़ायर टू। सो टू समराइज, कॉस्टिकम पेशेंट एक आदर्शवादी व्यक्ति होता है जो एक परफेक्ट दुनिया चाहता है जिसमें सब कुछ सही हो और कुछ भी गलत ना हो। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को उनका हक बराबर से मिलना चाहिए। इस मकसद को पूरा करने की कोशिश में पेशेंट दूसरों की इतनी चिंता और फिक्र करने लगता है कि इसी कारण वो खुद बीमार हो जाता है। डिजीज स्टेट में पेशेंट को यही डर सताता है कि कहीं कुछ बुरा या अनचाहा ना हो जाए। मनचाहा परिणाम न मिलने पर पेशेंट खुद को बदकिस्मत मानने लगता है। अब वो इतना मंदबुद्धि बन जाता है कि उसे कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती। इसी तरह जब लोग उसकी अच्छाइयों को नकारते हैं तब वो लोगों की भलाई करने के बजाय सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगता है। फाइनली बीमारी से तंग आकर पेशेंट कोई भी इलाज करवाने से मना कर देता है, लेकिन चिंताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती और इसलिए अब वो सिर्फ मौत चाहता है। आइडियलिस्टिक एलिमेंट्स फ्रॉम cares, worries, fear something will happen, something unpleasant, delusions that he is unfortunate, dullness understands questions only after repetition, indifference, apathy to welfare of others, refusing every treatment in spite of being very sick, and death desires from anxiety. Delusions that he is unfortunate और unfortunate feels, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के सेकंड वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफ़र
कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों रूब्रिक्स और इनमें मौजूद कॉस्टिकम दवाई समझ आई होगी। मेरे फ्लोरिक एसिड वीडियो के बारे में एक डॉक्टर ने कमेंट्स सेक्शन में कुछ रूब्रिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो इस वीडियो में मैं दो अपेरेंटली सिमिलर रूब्रिक्स को एक्सप्लेन और डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिल्यूजन्स betrothal must be broken and delusions marriage must dissolve। ये दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिए गए हैं और इनमें सिर्फ फ्लोरिक एसिड दवाई दी गई है। betrothal इस शब्द का मतलब है सगाई या एंगेजमेंट। ये रस्म शादी से पहले होती है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अब वो एक दूसरे के मंगेतर कहलाते हैं। यह रस्म कुछ समय के लिए होती है और शादी होने से पहले यदि इसे तोड़ दिया जाए तो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। ब्रोकन इस शब्द का मतलब है तोड़ देना, यानी किसी एक चीज़ को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में तोड़कर अलग कर देना। जब कोई चीज़ टूटती है तो उसकी यूनिटी बरकरार नहीं रहती, वो चीज़ अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है और अक्सर बेकार भी हो जाती है। मैरिज इस शब्द का मतलब है शादी, जिसमें दो लोग एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकारते हैं और सारी जिंदगी साथ रहने का और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वचन देते हैं। सगाई के मुकाबले में शादी जीवन भर का साथ होता है और इसमें एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इस रिश्ते को तोड़ना मुश्किल होता है और गलत भी माना जाता है। डिसॉल्व इस शब्द का मतलब है कमज़ोर होकर फाइनली ख़त्म हो जाना। लॉ में डिवोर्स के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ये टर्म यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब है कि जो पति पत्नी अब तक शादी के बंधन में बंधे हुए थे वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और इसलिए अपनी शादी का अंत करने के लिए तलाक ले रहे हैं। तो जैसा मैंने अपने फ्लोरिक एसिड वीडियो में बताया था कि पेशेंट को अपने परिवार और बीवी बच्चों से कोई ख़ास जज्बाती लगाव नहीं होता, इसलिए यदि उसने सगाई की है तो वो ये चाहता है कि किसी वजह से ये एंगेजमेंट टूट जाए ताकि वो फिर से एक आज़ाद आदमी की तरह पराई औरतों के साथ शारीरिक संबंध बना सके। इसी तरह पेशेंट ये चाहता है कि उसकी शादी का भी दी एंड हो जाए, मतलब उसे तलाक मिल जाए ताकि उसे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी के झंझट से मुक्ति मिल जाए और वो पहले की तरह अपनी लस्टफुल डिज़ायर्स पूरी कर सके। पेशेंट को पता है कि सगाई और शादी इन दोनों में प्रॉमिसेस और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि इन रिश्तों में वफादारी ज़रूरी होती है और अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और से प्रेम करना या शारीरिक संबंध बनाना गलत माना जाता है। लेकिन फ्लोरिक एसिड पेशेंट लेसीवियस और एडल्ट्रस होने के कारण अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसे यही लगता है कि ऐसी बंदिशों से बेहतर है कि ये रिश्ते टूट जाए ताकि वो अपनी हवस पूरी कर सके। इसी तरह फ्लोरिक एसिड पेशेंट अपनी बीमारी से परेशान होने पर ऐसे ही रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर ये स्किन की बीमारी तो अभी 2 महीने से शुरू हुई है, इससे पहले कि ये मेरे लिए ज़िंदगी भर का झंझट बन जाए कुछ ऐसा कीजिए कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से दूर हो जाए। तो यहाँ पेशेंट के लिए बीमारी का इनिशियल स्टेज सगाई की तरह है और इससे पहले कि डिजीज़ लाइफ लॉन्ग बन जाए यानी शादी में कन्वर्ट हो जाए, पेशेंट अपने और बीमारी के साथ जो रिश्ता है उसे तोड़ देना चाहता है। तो ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स betrothal मस्ट बी ब्रोकन। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने इस बीमारी को काफ़ी वक्त तक बर्दाश्त किया है, मुझे लगा था कि इस प्रॉब्लम के साथ मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन अब इससे मेरा पीछा छूटना ही चाहिए। इस स्किन प्रॉब्लम के कारण मैं मनचाहे स्लीवलेस शर्ट्स नहीं पहन सकता, अपनी पसंद की चीज़ें भी खा नहीं सकता क्योंकि इससे इरप्शंस में खुजली बढ़ जाती है। बीमारी से रिलेटेड ये रूल्स मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए इस बीमारी का दी एंड कर दीजिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहे। तो यहाँ पेशेंट ने इनिशियली बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया था,
मतलब मेटाफोरिकली पेशेंट और डिजीज़ की मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस के कारण पेशेंट इस बात पर इंसिस्ट कर रहा है, यानी जोर दे रहा है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए टूटना ही चाहिए। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स, मैरिज मस्ट डिसॉल्व। मैंने अपने फ्लोरिक एसिड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।